Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, listeners, and subscribers. You are watching Sir Usman's YouTube channel where you can have your best modern English grammar because this is the best channel to learn English. So keep in touch and keep watching and subscribing as well. Today we are going to learn future continuous tense passive-wise. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिवाइज किस तरह किया जाता है, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो 8 रूल्स हैं इनको एक्टिव से पैसिवाइज, किसी भी एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाने के लिए 8 कवानीन या 8 रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हैं। इन कवानीन में, इन रूल्स में, रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए। जो एक्टिवाइज का जुमला लिखा है हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का है। लिहाजा इसके लिए हमें एक्टिवाइजेस टेंसेस जो हैं वो आने चाहिए। अगर हमें वो नहीं आएंगे तो हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद रूल नंबर 2 में है कि कन्वर्ट करना है, बदलना है आपने ऑब्जेक्ट को एक्टिवाइज के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिवाइज में मौजूद सब्जेक्ट के तौर पर, यानी जहां पैसिवाइज में सब्जेक्ट की जगह है उसकी जगह आपने वो ऑब्जेक्ट लिखना है एक्टिवाइज का। तो ये रूल नंबर 2 है। इसके बाद रूल नंबर 2 के साथ ही इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में होता क्या है। ऑब्जेक्ट अगर मी हो तो वो पैसिवाइज में सब्जेक्ट की जगह आई बन जाता है। ऑब्जेक्ट अगर अस हो एक्टिवाइज में तो वो पैसिवाइज में सब्जेक्ट की जगह वी बन जाता है। अगर यू हो ऑब्जेक्ट तो वो पैसिवाइज में सब्जेक्ट की जगह यू ही रहता है। अगर हिम हो तो वो ही में बदलता है। अगर हर हो तो वो शी में बदलता है। अगर इट हो तो वो इट में बदलता है। इसी तरह देम हो तो दे में बदलता है। रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि आपने हर पैसिवाइज सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनको जहन नशीन रखना है, यानी उनको याद रखना है आपने। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा है उसके अंदर पैसिवाइज में इज एम आर लगते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिवाइज में वाज वर लगते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी लगते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ बीइंग लगता है। पास्ट कंटिन्यूस के पैसिवाइज में वाज वर के साथ बीइंग लगता है और इसके पैसिवाइज में विल बी या शैल बी के साथ बीइंग लगता है। तो ये जहन नशीन रखना है आपने। रूल नंबर 4 है राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इज यूज्ड इन ईच पैसिवाइज सेंटेंस। हर पैसिवाइज के जुमले में हमेशा तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ये रूल नंबर 4 है, इसे ज़हन में रखिएगा। रूल नंबर 5, जहां फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप बाय लगाएंगे, तो राइट बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और रूल नंबर 6 ये है कि जो एक्टिवाइज के अंदर मौजूद सब्जेक्ट था आपने अब उसको तब्दील करना है पैसिवाइज में मौजूद ऑब्जेक्ट की जगह पर। पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट की जगह पर और बाय के बाद आएगा। ठीक है, ये ज़हन में रखें। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया एक पैसिवाइज में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, फिर आपने बाय लगाया और फिर एक्टिवाइज के सब्जेक्ट को बाय के बाद पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट बनाया। रूल नंबर 7, अगर एक्टिवाइज का जुमला मनफी या सवालिया शक्ल में हो या डब्ल्यूज फॉर्मेट यानी डबल इंटेरोगेटिव शक्ल में हो तो हमारा पैसिवाइज का जुमला भी उसी शक्ल में होगा। लिहाजा एक्टिवाइज अगर नेगेटिव है तो पैसिवाइज भी नेगेटिव बनेगा। एक्टिवाइज अगर इंटेरोगेटिव है तो पैसिवाइज भी इंटेरोगेटिव बनेगा।
और एक्टिवाइज अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो पैसिवाइज भी उस तरह ही होगा। रूल नंबर 8 एंड द लास्ट वन कि डब्ल्यूज वर्ड जिनमें वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई, हु के अलावा, तो ये अल्फाज पैसिवाइज में वैसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, वेयर वेयर ही लिखा जाएगा, व्हेन व्हेन ही लिखा जाएगा, विच ही लिखा जाएगा, लेकिन हु एक ऐसा लफ्ज है जो बाय होम में बदल जाएगा पैसिवाइज बनाते हुए। तो हमने ये रूल्स पढ़े, इनको फॉलो करें। आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके पैसिवाइजेस में मौजूद जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग है। और हर पैसिवाइज में जैसे आपको बता दिया गया है बार बार के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग। जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसके। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा, कीप रिमेंबर, जो एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग आएगा। ठीक है, आई वी के साथ शैल बी बीइंग, अगर ही शी इट दे यू ये हों तो उनके साथ विल बी बीइंग, फिर उसके साथ तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद बाय और देन कम्स ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर जहन नशीन रखें। एग्जाम्पल है आई शैल बी वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। इसमें आई एक सब्जेक्ट है, शैल बी ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वेटिंग फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। तो ये एरो के निशान लगा दिए गए हैं आपको ये बनाकर कि आप इसको समझ सकें। देखिए एक्टिवाइज में किस तरह से आता है और फिर उसका जब पैसिवाइज बनाते हैं तो रूल कैसे फॉलो करते हैं हम। माय फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये शुरू में आ गया। उसके बाद ना ये आई है ना वी है, इसलिए विल बी इसके साथ इस्तेमाल होगा, फिर बीइंग का भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जो कि वेटेड थी, फिर जो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रपोजिशन होगी वो पैसिवाइज में भी लगी रहेगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी बीइंग आएगा, सब्जेक्ट विल नॉट बी बीइंग, शैल नॉट बी बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो सब्जेक्ट शुरू में लिखा गया है बेसिकली सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता इसके, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट एक्टिवाइज से पैसिवाइज में सब्जेक्ट की प्लेसमेंट लेता है तो इसलिए वो सब्जेक्ट शुरू में होता है। अब यहां एग्जाम्पल है नेगेटिव की, दे विल नॉट बी डिस्टर्बिंग अस। इसमें दे सब्जेक्ट है, विल नॉट बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन, डिस्टर्बिंग वर्ब है, अस एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको जब शुरू में लेके आएंगे तो ये प्लूरल यानी अस जो है वो वी में बदल जाएगा, इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद वी था इसलिए विल नॉट नहीं लगेगा, अब शैल नॉट बी लगेगा, वी शैल नॉट बी बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम। उसके बाद विल नॉट बी बीइंग, शैल नॉट बी बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर पर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना, तो ये आप जहन नशीन रखें कि जब आप कुछ सवालिया जुमला लिखते हैं तो उसको आपने क्वेश्चन मार्क से ही क्लोज करना है। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, अदरवाइज सेंटेंस गलत है। एग्जाम्पल इसकी ये होगी, विल यू बी टेकिंग हॉट टी, विल हेल्पिंग वर्ब, यू एक सब्जेक्ट है, उसके बाद टेकिंग वर्ब है, हॉट टी एक ऑब्जेक्ट है। आपने चूंकि ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना है तो उससे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विल हॉट टी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद बीइंग टेकन बाय यू। तो फिर विल हॉट टी बी बीइंग टेकन बाय यू, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है। विल या शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ने जो ऑब्जेक्ट बनना है वो, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें डब्ल्यूज, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, हाउ एटसेट्रा ये अल्फाज आए, उसके फौरन बाद विल या शैल,
फिर सब्जेक्ट यानी ये जो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, कीप रिमेंबर, उसके बाद बी, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चाहे आपने उर्दू से इंग्लिश करनी है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का जुमला है, चाहे वो पैसिव वॉइस का जुमला है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो काइंडली इनको जहन में रखा करें। तकरीबन सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। एग्जाम्पल क्या है, When shall we be surprising at their performance? इसमें when W का लफ्ज है, shall हेल्पिंग वर्ब है, we सब्जेक्ट है, सरप्राइजिंग वर्ब है, at एक preposition है, their performance एक ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो फिर फार्मूले के मुताबिक के पहले W विल या shall, फिर ऑब्जेक्ट, फिर be being, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट में बदलना, यानी when will their performance be being surprised at by us। याद रखें एक्टिवाइज में जो भी preposition फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगी है वही preposition by से पहले पैसिवाइज में भी लगेगी, यानी वर्ब के साथ वही preposition लगेगी, आगे by लिखा जाएगा। who by home में कन्वर्ट हो जाएगा, by home उसके बाद will या shall, फिर ऑब्जेक्ट, फिर be, फिर being, थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है, हु विल बी क्लीनिंग योर हाउस, तो इसका पैसिवाइज होगा बाय होम विल योर हाउस बी बीइंग क्लीन्ड, बिल्कुल ऊपर जो सिंटेक्स लिखा है उसके मुताबिक। अब ये कुछ एक्टिवाइज और पैसिवाइज दिए गए हैं, मैं इनको आपके लिए रीड कर देता हूं। आई शैल बी सेइंग माई लेसन विल बी बीइंग सेड बाय मी। Who will be knocking at the doors? By whom will the doors be being knocked at? Will you make a mistake again? Will a mistake be being made again by you? How will you attempt all questions? How will all questions be being attempted by you? When will they be saying prayers? When will prayers be being said by them? I shall be talking to her. She will be being talked to by me. Shall we be listening to the news? Will the news be being listened to by us? तो preposition फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो एक्टिवाइज में लगेगी वही पैसिवाइज में लगी रहेगी। ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आई शैल बी टेकिंग अ बाथ, विल यू बी हेल्पिंग अदर्स, हु विल बी मेकिंग अ नाइज, दे विल बी हेल्पिंग द पुअर, विल यू बी सेविंग द मनी, हाउ विल शी बी वॉचिंग कार्टून्स, और आगे है शी विल बी टेकिंग अ बाथ, शैल आई बी मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। तो ये प्रैक्टिस के आप कर लें। अगर आपको, मैं अभी भी आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगा, यानी जिससे आप मुतमईन होंगे। तो काइंडली इन द एंड मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू वेरी मच।